गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे नंबर 3 स्प्रिंट सीरीज का और आज ही हमारा थर्ड लेक्चर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिन एलर्जी, फूड बैंक, वाइबिलिटी। काफी थ्योरेटिकल रहेगा एंड इसे बस समझना है और कुछ नहीं करना। और हाँ, समझने के साथ साथ इसे कोशिश करना क्लास में याद करो। ये ऐसा टॉपिक है जहां पर आप लोग बोर्ड्स में अच्छे से थ्योरी लिख सकते हो और यहाँ से काफी सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। इवन इन लाइक सेक्शन ए में यहाँ से सवाल बनने की काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई सेक्शन ए में ये पूछ लेगा आपसे, आपसे ये पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है। चलो पढ़ ही देते हैं, आराम से तभी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आओ। सबसे पहले आता है पॉलिन एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? हमारा हाइपर रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, किसी भी डस्ट को लेकर हो सकता है, अब पॉलिन को लेकर भी होता है। पता है, जब पॉलिन आपका फसल कट रही होती है, बहुत ज्यादा पॉलिनेशन हो रहा होता है प्लांट में, बहुत ज्यादा पॉलिन आपके एनवायरनमेंट में आ जाता है। आप लोग पढ़ोगे आगे कि जो के विंड पॉलिनेशन से पॉलिन बाहर आते हैं वो इतने हल्के होते हैं, हमारे हवा में एकदम धूल के साथ उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो पॉलिन एलर्जी भी आपका इसी चीज का एग्जाम्पल एक जाएगा। पॉलिन एलर्जी कुछ सबको नहीं हो सकती, कुछ लोगों को होती है, जिन्हें लाइक जैसे डस्ट से होती है ना एलर्जी, कि भाई धूल उड़ रही है तो एकदम छींके आने लगेगी, नोज रेड हो जाएगी, थोड़े थोड़े दाने आने लगते हैं हमारी बॉडी पर, रेड हो जाते हैं हमारे नोज और ईयर्स। तो ये सारे सिम्टम्स आपको पॉलिन एलर्जी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं, इतना डिटेल में एलर्जी है नहीं इस वाले चैप्टर में। एलर्जी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में, वहां पर आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। सम पॉलिन ग्रेन कॉज एलर्जी, और इसी एलर्जी को आप क्या बोल सकते हो? ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। देखो ये ना, ये जो बात लिखी है ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना याद रखो, पॉलिन ग्रेन जो कि है आपका एलर्जी करा सकता है, या फिर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखो क्लास 11th खोलना बेटा, क्लास 11th में आपका ऑक्यूपेशनल वाला लास्ट एक डिजीज दे रखा है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उसमें होता क्या, मैं ये आपको थोड़ा समझा दूं। कुछ पार्टिकल्स, कुछ 10 पार्टिकल्स इतने माइन्यूट होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो आपके नोस्ट्रल से लेके, आपके ट्रैकिया से लेके, ब्रोंकस से लेके, ब्रोंकाई से लेके एल्विलाई तक पहुंच सकते हैं, और वहां पे जाके वो इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, वहां पे जाके वो डेंजरस हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये पॉलन ग्रेन भी इतना छोटा हो सकता है कि वो वहां पर जाएगा और आपके क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करा सकता है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है क्लास 11th में ये चीज, कोई बात नहीं, आप बस इतना मेरी बात को समझना बेटा यहीं पर ही, कि कुछ कुछ पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, कि जैसे आप लोग तो ये पढ़ते हो ना, हमारे नोस्ट्रल में हेयर होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, सही बात है। मैं कह रहा हूँ कुछ पार्टिकल डस्ट से भी इतने छोटे हैं कि वो आपके एल्विलाई तक जा सकते हैं, पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज कवर करके आपके एल्विलाई तक जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल नहीं भूलना, कैरेट ग्रास, और इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हो आप पार्थिनियम। इसे क्या बोला गया? एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज करा, यूबिक्यूटस। क्या टर्म यूज करा? यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है? हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हर शहर मिलेगा, हर गांव में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। यूबिक्यूटस का मतलब ये होता है कि अगर कैरेट ग्रास का पॉलन है वो हर जगह मिलेगा हमें। ठीक है सर, हर जगह मतलब आगे ये देखो, इंडिया में पहले मैं आपको, अगर यार देखो मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं कि भाई कहानियां बता रहा हूँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, पहले व्हीट इंपोर्ट होता था, बहुत सारी हजारों चीज होती है, वो सबसे मतलब ही नहीं है। और ना ही आपको एक कॉपी में इनएक्यूरेट आंसर लिखना है कॉपी भरने चक्कर में। मैंने अक्सर 12th के बच्चों को देखा है, कॉपी भरने चक्कर में ना कहानियां बनाई जाते हैं, एंड दैट इज वेरी इनएक्यूरेट। टीचर को पसंद है कि लेंथी आंसर हो और एक्यूरेट आंसर हो और सही आंसर हो। एक ना वो मिथ बन गई है कि भाई कॉपी बननी है तो कुछ भी लिखना है। ठीक है, वो सारी कहानियां नहीं लिखनी कि सर पहले व्हीट इंपोर्ट क्यों होता था, कैसे क्यों कैरेट ग्रास आया था, कैसे हुआ था, ये सब नहीं जानना। आपको ये जानना है कि कैरेट ग्रास को आप पार्थिनियम कहते हो, कैरेट ग्रास यूबिक्यूटस होता है, कैसे आया था व्हीट के साथ, और इसे एलियन स्पीशीज क्यों कहा था। ये है एक्यूरेट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। कैरेट ग्रास को और क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम में पार्थिनियम बोलते हैं, यूबिक्यूटस होता है, हर जगह पे मिलता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया अलोंग विद व्हीट। आपके ये इंडिया आया था जब आपका व्हीट की फसल इंडिया मंगाई गई थी, उसके साथ में ये आ गया था, गलती से आ गया था बेटा। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एलियन या फिर एक्सोटिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं? एलियन या फिर एक्सोटिक स्पीशीज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाहर से आ गए ना, बाहर से आने वाले को क्या बोलोगे आप एलियन बोलोगे बाहर से आने वाले को। ठीक है, ये वाले आपको पॉलन एलर्जी वाला पार्ट क्लियर हुआ। आगे चलें, पॉलन फूड पढ़े।
फूड सप्लीमेंट्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अभी आपने जब पॉलन ग्रेन बनाया था, मुझे एक बात बताओ, पॉलन ग्रेन में आपने 2 सेल बनाए थे, कौन कौन से थे? वेजिटेटिव सेल था एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला जेनरेटिव सेल था। जेनरेटिव सेल आगे माइटोसिस करता था, जेनेटिव सेल के 2 माइटोसिस के बाद मेल गैमेट बनते थे। अब मुझे एक बात बताओ, जब वेजिटेटिव सेल जो था वो फूड रिजर्व था, और फूड रिजर्व था यार, खाना है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगा। सोचो इस बात को, सोचो, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगा। इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड हॉर्स, घोड़े को खिलाया दिया जाता है और एथलीट्स को। अब ऐसे नहीं खाया जाता है कि पॉलन ग्रेन लिया खा लिया, ऐसे नहीं। पॉलन अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स की फॉर्म में हो सकता है, सिरप्स की फॉर्म में हो सकता है, और जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। ठीक है, एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है दोनों। देखो, याद करनी है ये बातें, आपको बैठ के याद करनी है ये बातें। आगे चले, आगे आता है आपका पॉलन बैंक। बैंक क्या होता है सर? ब्लड बैंक होता है, ब्लड को संभालता है। मनी बैंक होता है, पैसों को संभालता है। अलग अलग चीजों के बैंक होते हैं जहां पर उस चीज का स्टोरेज होता है। पॉलन बैंक क्या होता है? क्या स्टोर करेगा? पॉलन। अब पॉलन आपको पता है यार, एक लिविंग सब्सटेंस में आ सकता है, एक मेल गेमेट है, एक प्लांट का पार्ट है, तो उसे ऐसे नहीं रख सकते। कैसे रखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है इसे। इतना ठंडे टेम्परेचर पे एकदम, नाइट्रोजन आप समझो, लिक्विड नाइट्रोजन बेटा इतनी ठंडी होती है कोई इसे टच भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इस टेम्परेचर पे रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है ताकि उसके सारा मेटाबॉलिज्म जो भी है वो एक तो पहली बार डीजेनरेट ना करे। ठीक है, दूसरी चीज उसका मेटाबॉलिज्म जो भी उसके अंदर अगर हो रहा है या हो सकता है तो, या फिर वो कहीं पर जा सकता है, तो सारी चीजों को वो हॉल्ट कर देता है, उसे रोक देता है। आपको बस इतना याद रखना है, सर पॉलन बैंक होती है, पॉलन बैंक में पॉलन ग्रेन स्टोर होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में होते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस जाता है। इसी को आप क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हो। और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। बता देता हूं, देखो मैं बोल रहा हूं, मैंने गेहूं की 2 फसल उगाई है। एक फसल आई बहुत अच्छी, एक फसल आई काफी खराब। जब मुझे देखा कि फसल अच्छी आई है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसके सीड्स और उसके पॉलन ग्रेन बहुत अच्छे रहे होंगे? भाई उसका बीज अच्छा बना होगा। बीज अच्छा क्यों बना होगा? पॉलन ग्रेन अच्छा हुआ होगा उसका। ठीक है, पिस्टिल के अंदर जो आपका ओव्यूल है वो भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, तो हमें ऐसे वीट प्लांट का, ऐसे गेहूं की फसल का पॉलन ग्रेन को हमें प्रिजर्व करना चाहिए ना, ताकि आगे जब भी फसल लगाएं ऐसे पॉलन ग्रेन्स को यूज करके लगाएं, ताकि कभी हमारी खराब फसल आए ही ना। समझ पा रहे हो? इसी चीज को आप पॉलन बैंक से पॉलन उठा के प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में आप आगे जाके यूज करोगे। तो अभी तक मैंने आपको पॉलन एलर्जी पढ़ाया, पॉलन फूड पढ़ाया, पॉलन बैंक पढ़ाया। बताओ इसमें कोई डाउट? बताओ इसमें कोई डाउट नहीं है? आगे चलें, चलो। पॉलन वाइबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी क्या होती है? डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में। टाइम पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। यार देखो, जैसे क्या होता है, आपको पता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर ना यार एक लिविंग सब्सटेंस से बाहर निकला है, वो प्लांट से बाहर निकला है। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर कहीं भी, जो कि एक बोलते हैं ना पोटेंशियल टू डू पॉलिनेशन, आप समझ रहे हैं इस बात को, कि उसकी पॉलिनेशन करने की क्षमता वो खत्म भी तो हो सकती है, वो खत्म भी तो हो सकती है। तो कितने टाइम पीरियड में खत्म होगी, उसी को आप पॉलन वाइबिलिटी बोलोगे। क्या लिखा है इन्होंने? आउट डेफिनेशन समझे? टाइम पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। ये बोल रहा है कि वो टाइम पीरियड जिसमें आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा और पॉलिनेशन कर सकता है, इसी को आप पॉलन वाइबिलिटी बोलोगे। मान लो इसने बोला कि व्हीट और राइस की, ये पोएसी फैमिली से होते हैं, व्हीट और राइस की पॉलन वाइबिलिटी है 30 मिनट। मतलब आधे घंटे के अंदर, मतलब आधे घंटे के अंदर अगर पॉलन ग्रेन व्हीट के प्लांट से निकला है तो उसे व्हीट की पिस्टल के ऊपर लैंड कर जाना चाहिए। अगर वो आधे घंटे से 45 मिनट होगा, 1 घंटा होगा, आप कितना ही लैंड करा लो, वो आगे जाके पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा, आगे जाके वो सीड नहीं बनाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज आधे घंटे में हो जानी चाहिए। किसके लिए हो जानी चाहिए? बट नाम के साथ याद रखना है, आधा घंटा याद नहीं रखना है। व्हीट और राइस के केस में हो जानी चाहिए।
आ रही है बात समझ में? याद करना है ये, ऐसे ही नहीं चलेगा। आगे आती है फैमिलीज, रोजेसी, सोलनेसी, लेग्यूमिनोसी। इनकी मंथ महीनों की होती है, इनकी महीनों की होती है कि भाई महीनों तक पॉलन ग्रेन नहीं आया, उसके बाद भी अगर पॉलन ग्रेन आप डालोगे तब भी पॉलिनेशन हो सकता है, तब भी आपका सीड बन सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, सॉरी यार मैं गलत बोल रहा हूँ, पॉलिनेशन तो हो ही चुका है, ठीक है, आपको फर्टिलाइजेशन हो सकता है। डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, सही है, ये दो फैक्टर्स बता दिए क्लाइमेटिक, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। सॉरी वो मैं पॉलिनेशन वाली बात गलत बोली थी, पॉलिनेशन तो हो चुका है, आपका फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आता है आपका पिस्टल या गाइनीशियम। अब देखो, आपने पूरा मेल वाला सारा पार्ट पढ़ लिया, आपने एंथर पढ़ा, फिलामेंट पढ़ा, उन दोनों एंथर प्लस फिलामेंट को आपने स्टेमिन बोला, आपने फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी, आपने फिर पॉलन ग्रेन पढ़ा, तो पॉलन ग्रेन के बाद आपने इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखा, तो आप लोगों ने पूरा मेल वाला पार्ट अब कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज पिस्टल या गाइनीशियम। सिंपल है यार, ये तो 6-7 क्लास में आ जाता है, इसका स्ट्रक्चर तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसे। इस तरीके से दिखता है सर। लैंडिंग प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हो आप? स्टिग्मा, जो कि एकदम ऊपर होता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म और पॉलन ग्रेन, या पॉलन ग्रेन इतना सा आएगा तो यहीं पर ही तो लैंड करेगा, अंदर थोड़ी चला जाएगा सीधा। स्टाइल क्या है? सिलेंडर स्टॉक, पतली सी डंडी होगी जो कि आपके स्टिग्मा और आपके ओवरी को कनेक्ट करेगी। ओवरी क्या होती है सर? बेसल सोलन रीजन, एकदम बेस पर है और फूला हुआ सोलन रीजन है। इसमें बताओ कोई डाउट? इसमें बताओ कोई डाउट? अबे गधो, इसमें भी डाउट आएंगे तुम्हें, हैं? ये तो 6ठी-7वीं का टॉपिक है। आओ, मोनोकार्पिलरी क्या है, मल्टीकार्पिलरी क्या है, पॉलीकार्पिलरी क्या है, पढ़ो। देखो ध्यान से देखना, मैंने एक पिस्टल कैसा बनाया, ऐसा बनाया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये दो चीजें देखो सर। मैं ये देख सकता हूं कि यहाँ पे 3 पिस्टल अलग अलग पड़े हैं सर। मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि यहाँ पे ये 3 स्टिग्मा तो अलग अलग है, 3 स्टिग्मा तो अलग अलग है सर, लेकिन नीचे की ओवरी एक ही है, नीचे की ओवरी एक ही है। बताओ ये चीज आ रही है समझ में? सर नीचे की ओवरी एक ही है लेकिन ऊपर के तीनों स्टिग्मा अलग अलग है सर। एपोकार्पस में सर तीनों पिस्टल ही अलग अलग है। अब होता क्या है, सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। किसका जुड़ जाना? ओवरी का जुड़ जाना, ठीक है। यहां पर कौन आपका सिन कंडीशन में आ गया? ओवरी आ गई, एक कॉमन ओवरी है। सिन कार्पस में एक कॉमन ओवरी होती है, एपोकार्पस में पिस्टल ज्यादा होते हैं लेकिन सब सेपरेटेड होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मोनोकार्पिलरी की कंडीशन तो यही है कि सर इस तरीके से आपका एक पिस्टल पड़ा है, एक पिस्टल ऐसे पड़ा है। मैं कह रहा हूं मल्टी कार्पिलरी की बनेंगी ना ये दो। एपो है कि सिन है? एपो है कि सिन है? एपो में ऐसे दो लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो। सिन कार्पस समझो बेटा, सिन कार्पस में इसकी एक ही ओवरी रहेगी, यहां से दूसरा स्टिग्मा आ जाएगा, यहां से तीसरा स्टिग्मा आ जाएगा, यहां से चौथा स्टिग्मा आ जाएगा। इस तरीके से आपका सिन कार्पस बनेगा। एपोकार्पस का एग्जांपल क्या जाएगा सर? मिकेलिया। सिन कार्पस का एग्जांपल क्या जाएगा सर? पॉपी या पेपेवर और हिबिस्कस। क्या जाएगा? हिबिस्कस। बताओ कोई डाउट? कोई डाउट? देखो इसे, आगे आता है ओवरी, आगे आता है ओवरी। ये कह रहा है ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी हो गया। अरे बकवास बातें देख रहे हैं। ओव्यूल्स प्रेजेंट इन, देखो ये आपकी एक ओवरी है, ये ओवरी। भाई जो चीज खाली होती है बायोलॉजी में, कहीं पर भी खाली स्पेस मिल रही है, ठीक, कहीं पर भी अगर आपको खाली स्पेस मिल रही है उसे आप क्या बोल दोगे सर? कैविटी। ओवरी के अंदर खाली स्पेस मिल रही है, ओवेरियन कैविटी बोलो, ओवेरियन कैविटी बोलो। ये सारी ये सारी ओवेरियन कैविटी है। बताओ कोई डाउट इसमें? ओवेरियन कैविटी तो आ गई सर समझ में।
यहाँ पे दो चीजें और लगी, ओवेरियन कैविटी के साथ साथ ओवरी में और क्या सर, ओव्यूल्स है, सीड्स है, ठीक है। क्या है सर, ओव्यूल, आगे जाके फर्दर जाके सीड बनाएगा, एक बार बता रहा हूँ यहीं पर सीड बनेगा। क्या है सर, ओव्यूल्स। अब मैं कह रहा हूँ इसी ओव्यूल से क्या कनेक्टेड है सर, प्लेसेंटा, ठीक है। बेटा अभी पढ़ाया नहीं मैंने कुछ, ये नाम आए बस, देखो घबराना नहीं है। बच्चों के साथ क्या होता है, सर ये इतना टफ 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 बताए जा रहे हैं, ठीक है। बेटा अभी पढ़ाऊंगा ना, ये ओव्यूल क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, ओवरी को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बेटा जब किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है ना, घबराते नहीं, एक मोटिवेटेड मैनर में पढ़ते हैं कि हाँ भाई हम पढ़ेंगे इसे, अभी आगे डिटेल में आएगा तब और समझेंगे, ठीक है। सिंगल ओव्यूल किस किस में, वीट, पैडी, मैंगो। मैनी ओव्यूल किस किस में, पपाया, वाटर। अरे अरे एक बात बताओ, ओव्यूल सीड बनाएगा, हाँ सर बनाएगा। अगर सर याद करवा रहा हूं, यहाँ पर याद करनी है ट्रिक्स समझना, अगर मैनी ओव्यूल है तो मैनी सीड भी तो रख सकता हूं मैं, फिर ज्यादा बीज बनेंगे। याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे भाई, वाटरमेलन में कितने बीज होते हैं सर, बहुत सारे होते हैं, तो सर वाटरमेलन में ओव्यूल भी बहुत सारे होंगे ना। सोचो इस बात को, ओव्यूल सीड बना रहा है, ओव्यूल सीड बना रहा है, तो जिस भी फल में आपके ज्यादा सीड है तो उसमें ओव्यूल भी तो ज्यादा रहे होंगे। आपका पपाया हुआ, आपका वाटरमेलन हुआ, बताओ, सोचो इस बात को कि सर वाटरमेलन में सीड ज्यादा रहे होंगे ना, सीड ज्यादा होते हैं तो ओव्यूल ज्यादा रहे होंगे। अब सिंगल ओव्यूल, भाई आम में कितनी गुठलियां होती हैं, एक होती है, तो एक ही ओव्यूल रहा होगा। देखो सिंगल ओव्यूल में दे रखा है, सिंगल ओव्यूल में दे रखा है। बताओ कोई डाउट, बताओ कोई डाउट, हो जाएगा ये याद। बट थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, ऐसे सीड से ओव्यूल से चीजें याद भी होंगी, चीजें समझ में भी आएंगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ओव्यूल का बेटा स्ट्रक्चर आ रहा है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। डायग्राम देखते ही बच्चे ये समझते हैं क्या आ गया, ये नहीं हो पाएगा, ये तो स्किप ही कर दो। अभी पीछे जब हमने पढ़ा था तो पीछे हमने पढ़ा था सर एक बड़ी सी ओवेरियन कैविटी थी, नीचे प्लेसेंटा था, ऊपर आपका ओव्यूल। इसी ओव्यूल को हम लोग पढ़ेंगे। पहले मुझे एक बात बता दो, इस सबको हटाओ, सबको हटाओ, ये तो सिर्फ डंडी है ना, ये तो सिर्फ एक डंडी सी दिख रही है ना, इसे हमने क्या बोला, फ्यूनिकल। क्या बोला, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल पढ़ ले, बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा थ्रू अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। वो डिप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड होगा, पढ़ाऊंगा अभी बाद। बताओ, प्लेसेंटा है, नीचे नीचे प्लेसेंटा था, नीचे प्लेसेंटा था, ठीक। ये पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल है, ये पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल है। ये पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल किससे कनेक्टेड है सर, फ्यूनिकल से। और फ्यूनिकल किससे कनेक्टेड है, प्लेसेंटा से। बताओ, ये तो एकदम हलवा है ना यार, ये तो आ गया ना समझ में, ठीक है। हाइलम क्या होता है बेटा, हाइलम आपके क्लास 11th में भी आया था, किडनी में भी आया था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन, ठीक है। हाइलम होता क्या है, जितने क्लास 11th में किडनी पढ़ के अच्छे से बैठे हैं वो बता देंगे हाइलम क्या होता है। जितने नहीं पढ़ के बैठे हैं तो हाइलम की यहां से एक चीज देख लें, हाइलम जनरली वहां पर आएगा जहां पे आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा। कहां पर आएगा सर, जहां पे आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा। अभी चाहो अभी एनसीईआरटी खोल के देख लो, वहां पे किडनी में जहां पर हाइलम है वो भी एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, वो भी एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है। यहां पर भी हाइलम आया, किसमें आया, ओव्यूल में हाइलम आया। क्या बोला इसने, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किसका, बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये सारी बॉडी ऑफ ओव्यूल है, ये सारी बॉडी ऑफ ओव्यूल है, और ये फ्यूनिकल है। क्या है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सर, हाइलम। क्या है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सर, हाइलम, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये समझ में आएगा सर, फ्यूनिकल जो था वो तो डंडी सी थी, आपकी बॉडी ऑफ ओव्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करती है। सर हाइलम जो कि एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल को कनेक्ट कर रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। आगे मैं कह रहा हूं, आगे आता है आपका न्यूक्लियस। क्या आता है, न्यूक्लियस, न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट इन ओव्यूल। ये जितना आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या है आपका, न्यूट्रिटिव टिश्यू है भाई। ओव्यूल है, लिविंग है भाई, खाना नहीं खाएगा क्या है, जब वो खाना खाएगा तो उससे न्यूट्रिशन देना है तो कौन देगा, न्यूसेलस का न्यूट्रिटिव टिश्यू देगा। कौन देगा, न्यूसेलस में, अरे सॉरी, न्यूसेलस ही न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वो देगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखें,
आगे आता है आपका इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं सर? कवरिंग ऑफ ओव्यूल, न्यूसेलस कवर्ड बाय 1-2 कवरिंग। अरे न्यूसेलस है ना, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये न्यूसेलस है, इसे ऐसे ऐसे कवर कर रखा है, ऐसे ऐसे कवर कर रखा है। किसने कवर कर रखा है? जो भी ये कवरिंग्स हैं, इन्हें आप क्या बोलोगे सर? इन्हें आप क्या बोलोगे सर? इंटेग्यूमेंट। ठीक है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, यहाँ पे दो दो दिखाएंगे। ठीक है, आगे क्या होता है सर? माइक्रोपाइल, टिप ऑफ ओव्यूल वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख पाओ, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख पाओ, मुझे बताओ यहाँ पे क्या इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है? हाँ सर, नीचे से कवर्ड नहीं है, न्यूसेलस इतना है पूरे में, ऐसे गोल गोल है न्यूसेलस। तो मुझे बताओ नीचे तो नहीं है ना कुछ भी, नीचे तो नहीं है कुछ भी। तो मुझे एक बात बताओ, नीचे जब कुछ भी नहीं है तो नीचे वाले पार्ट को आप क्या कह दोगे? नीचे वाले पार्ट को आप क्या कह दोगे? माइक्रोपाइल। बताओ, आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे आता है आपका चलासा। माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल से अपोजिट वाले एंड को चलासा बोल दो। सीधा माइक्रोपाइल पकड़ो, हाँ सर माइक्रोपाइल ये रहा, जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। इससे अपोजिट जो पॉइंट होगा उसे आप चलासा बोलो, उसे आप चलासा बोलो। ठीक है सर, सब पढ़ लिया, एक पार्ट रह गया, बीच में व्हाइट व्हाइट क्या है? बीच में जो व्हाइट व्हाइट है इसे आप बोलते हो एम्ब्रियो सैक। क्या बोलोगे सर? एम्ब्रियो सैक बोलोगे। और एम्ब्रियो सैक कैसा होता है सर? हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, नॉट फीमेल गैमीट। क्या है? गैमेटोफाइट। दैट मींस एम्ब्रियो सैक विल डेवलप अ फीमेल गैमीट। आ रही बात समझ में? पक्का? पक्का? तो अभी एक बार समराइज कर लें। समराइज करने के बाद डायग्राम सर, नीचे प्लेसेंटा होती है, उसके ऊपर फ्यूनिकल होती है, फ्यूनिकल के ऊपर एक हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आएगा। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बाद ये पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल है। बॉडी ऑफ ओव्यूल में सर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, उसे आप न्यूसेलस कहते हो। सर न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। सर न्यूसेलस को कवर जो करता है वो इंटेग्यूमेंट्स करते हैं। सर इंटेग्यूमेंट जहां पर एब्सेंट होगा उसे मैं माइक्रोपाइल बोलूंगा, और माइक्रोपाइल के अपोजिट जो एंड है उसे मैं चलासा बोलूंगा। आ रही बात समझ? अब देखो, यहाँ पे फ्यूनिकल इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट and plant is angiosperm, so it will be a diploid. Hilum diploid, nucellus diploid, integuments diploid. माइक्रोपाइल तो भाई कुछ है ही नहीं, वो तो एक ऐसी जगह है ना जो कि मतलब एब्सेंट है। तो माइक्रोपाइल भी मतलब माइक्रोपाइल के लिए तो कुछ बोलोगे नहीं। डिप्लॉइड के चलासा, चलासा के लिए अगर बात करोगे तो चलासा भी आपको डिप्लॉइड रहेगा। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है? फीमेल, नाम पढ़ो, गैमेटोफाइट। क्या है? गैमेटोफाइट। Gametophytes and gamete are always haploid. याद करो से यहीं पर ही याद करो। और बेटा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम्स में। डायग्राम हर बच्चा प्रैक्टिस करेगा, कम से कम 2-2 3-3 बार बना के देखो। बेटा टीचर को कॉपी तभी अच्छी लगती है जब आप थ्योरी भी लिखो, इस थ्योरी के साथ आप एक लेबल डायग्राम बना दो। मार्क्स कट ही नहीं सकते, फिर मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, अब जैसे आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी, ऐसे ही यहां पर क्या आ रही है सर? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या आ रही है सर? मेगास्पोरोजेनेसिस। पढ़े? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब तुम बोलोगे सर कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया, एमएमसी तो वहां था, एमएमसी तो अभी पीछे पड़ा था, वो था माइक्रोस्पोर। देखो अब दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, दो वर्ड आ रहे हैं, एमएमसी यहाँ पर भी आया, एमएमसी वहां पर भी आया। देखो अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। एमएमसी में जो कि पहला है, पहले वर्ड का ही फर्क है, या तो मेगा है या तो माइक्रो है। जैसे ह्यूमंस में होता है बेटा, स्पर्म का साइज छोटा होता है, ओवम का साइज बड़ा होता है, ऐसे ही प्लांट्स में होता है, आपके पॉलिन का साइज छोटा होता है, पॉलिन में सॉरी, जो कि मेन गैमेट। एक बात याद रखना, मेल्स जितने होते हैं उस सब के लिए आप टर्म यूज करोगे माइक्रो, छोटा होता है। फीमेल के जो गैमेट्स हो बड़े होते हैं, इसलिए आप उसके लिए यूज करोगे मेगा। ठीक है, तो एमएमसी से मिक्स मत कर देना कि सर पीछे भी एमएमसी था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। बेटा यहां पे बात चलेगी मेगास्पोर मदर सेल, वहां पे बात चलेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है,
अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर बनाया था ना अभी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है, सर ये माइक्रोपाइलर है, सर माइक्रोपाइल के अपोजिट सेलर सेल है। याद हो जाएगी ये चीजें, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करना है। वन ऑफ द सेल ऑफ न्यू सेल्स बिहेव एज अ मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा करेक्ट करता जाऊं, वहां पे स्पोरोजेनस टिश्यू था, स्पोरोजेनस टिश्यू का हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर रहा था, हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर रहा था। यहां पर वन ऑफ द सेल, क्या बोला? वन ऑफ द सेल बिहेव एज अ मेगास्पोर मदर सेल, यहां पे हर सेल नहीं जाएगा। और वो सेल होगा कैसा? पहली बात तो डिप्लॉइड ही होगा, अभी तक मियोसिस नहीं हुई। लार्ज साइज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए सर? बड़ा होना चाहिए। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, देखो ये ऊपर चलाजल एंड है, नीचे माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, देन साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। तो बेसिक एक बात समझो बेटा, मेल गैमेट में स्पोरोजेनस टिश्यू का हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करता है और आपका आगे जाके पॉलिन ग्रेन्स बनवाता है। बट आपके फीमेल में मेगास्पोरोजेनेसिस में कोई एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, जिसका साइज बड़ा है, वो आपका मियोसिस में जाएगा या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस में जाएगा। अब आगे देखो, मियोसिस होगी सर, एक ये सेल गया है मियोसिस में, ये एक सेल से कितने बनेंगे सर? 1 2 3 4, मियोसिस में 1 से 4 बनते हैं। ये सेल कैसा रहा होगा सर? डिप्लॉइड रहा होगा। डिप्लॉइड से मियोसिस के बाद सेल कैसे बनते हैं सर? हैप्लॉइड बनते हैं। 4 मेगास्पोर्स फॉर्म, क्या हो गया? 4 मेगास्पोर फॉर्म। जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर बना, यहाँ पे क्या बना सर? मेगास्पोर बना। अब आगे मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखते हैं? अरे 3 डीजेनरेट कर गए सर, मैं बोला हाँ। और एक फंक्शनल रह गया, मैंने बोला हाँ। और कहां पर रह गया? चलेट पे। ऊपर ये तो एक ही बना, एक मियोसिस में जाएगा, 4 बनेंगे, 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे, यहां पर एक रह जाएगा चलेट की तरफ। तो दैट मींस यहां पर आप भले ही मेगास्पोरोजेनेसिस करा रहे हो, आप मियोसिस करा रहे हो, काउंटिंग नहीं बढ़ रही है। एक मेगास्पोर मदर सेल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है? 20 मेगास्पोर मदर सेल फंक्शनल मेगास्पोर कितने बनाएगा? 20 ही बनाएगा ना। देखो एक मेगास्पोर मदर सेल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा, तो आपका 20 मेगास्पोर मदर सेल आपका 20 ही फंक्शनल मेगास्पोर्स बनाएंगे। बताओ ये चीज आ रही है समझ में? आ रही है समझ में? बात आगे चलें। अब बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ये था मेगास्पोर था, एक बन गया, वही चलाचल एंड वाला, वहां पर बन गया था एक मेगास्पोर। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी एक माइटोसिस होगी सर, कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, पहले बता दिया था, दोबारा बता दे रहा हूं सर। एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, जब वो डिवाइड करता है तो सर 2 सेल बनते हैं इस तरीके से। मैं कह रहा हूं एक सेल में एक न्यूक्लियस है, जब वो डिवाइड कर रहा है एक ही सेल रह रहा है, लेकिन 2 न्यूक्लियस हो गए। दैट मीन्स सर आपकी कैरियोकाइनेसिस हो रही है। क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस हो रही है सर, आपकी साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रही। क्या नहीं हो पा रही सर? साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रही। आप पहली माइटोसिस कराओगे लेकिन कैरियोकाइनेसिस कराओगे और साइटोकाइनेसिस नहीं कराओगे। एक सेल एक न्यूक्लियस सर, एक सेल 2 न्यूक्लियस, क्या हुआ? एक सेल एक न्यूक्लियस, माइटोसिस के बाद एक सेल 2 न्यूक्लियस। बोथ न्यूक्लियस माइग्रेट टू अपोजिट एंड। ये 2 न्यूक्लियस है, इन्हें अलग अलग एंड पे भेज दो, अलग अलग एंड पे। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऐसी चलती रहेगी। सेकंड माइटोटिक करा दो, कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। सर 1 2 3 4, यार देखो ना, एक न्यूक्लियस से 2 बने, 2 से 4 बने, अब 4 से 8 बनेंगे जब थर्ड माइटोसिस होगी। अब क्या होगा सर? ये 8 है, 8 न्यूक्लियस बन गए। कितनी माइटोसिस हुई? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 माइटोसिस हुई है सर। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टू सेंटर। दैट मीन्स यहां से एक एक न्यूक्लियस को उठा के बीच में ले आओ सेंटर में। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हैं? 8।
3 बार हो गई ना सर, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 3 बार माइटोसिस हो गई ना। जब 8 न्यूक्लियस बन गए हैं आपके, तो 8 न्यूक्लियस के बाद आप देखें साइटोकाइनेसिस कैसे। ये देखो, समझो से याद करो, और इसमें थ्योरी लिख कर आनी है बेटा, अच्छे से एक डायग्राम बनाना है और वहां पे थ्योरी लिख कर आनी है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, 8 न्यूक्लियस थे, वही है वही है, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। तुम बस न्यूक्लियस करो, तुम बस अभी न्यूक्लियस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही है। वहां पे लिखा था साइटोकाइनेसिस होगी, मैं बता रहा हूं मैं कैसे होगी। एक एक न्यूक्लियस के ऊपर एक एक सेल मेम्ब्रेन चढ़ा दो। ऊपर कितने सेल बन गए, एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे, ये चलेजल एंड वाले को, चलेजल एंड है ना, यहाँ पर इंटेग्यूमेंट है, और नीचे माइक्रोपाइलर एंड है, नीचे इंटेग्यूमेंट नहीं। चलेजल एंड पे 3 सेल बने, और हर सेल में एक न्यूक्लियस है, तो 3 न्यूक्लिएटेड, और ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड, सारे सेल्स हैप्लॉइड भी होंगे। मियोसिस हो चुकी है ना बेटा, बेटा मियोसिस करा दी थी ना मेगास्पोरोजेनेसिस में, ठीक है। अब एक अच्छे से हटाओ, पहले ये देखो, यहां पे जो कि 3 न्यूक्लियस बने थे, यहां पे जो कि 3 न्यूक्लियस बने थे, उसमें से एक बनेगा एग। क्या बनेगा, एग। और नीचे के 2 बनेंगे सिनर्जिड्स, ये और ये बनेगा आपका सिनर्जिड, ठीक है। इन तीनों को आप जब मिला दोगे, आप इसे बोलोगे एग एपरेटस। क्या बोलोगे, एग एपरेटस। माइक्रोपाइलर एंड पर है क्या ये, हाँ सर माइक्रोपाइलर एंड पर। सर 3 सेल है क्या, एग भी 1 सेल है, सिनर्जिड 2 सेल है, 3 सेल है। सर 3 न्यूक्लियस है क्या, हाँ सर 1 2 3 3 न्यूक्लियस है। ऑल सेल्स हैप्लॉइड होंगे क्या, हाँ सर अभी आपने बताया पीछे मियोसिस हो गई है, पीछे आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस हो चुकी है। आगे देखें, देखो सर आपने अभी इसे हटा दिया, मैं बोल रहा हूं सेंट्रल सेल में ना, सेंट्रल सेल में ना ऐसे सेल बनाए, कैसे बनाए, इस तरीके से। अब मेरी एक बात सुनना बेटा, सेंट्रल सेल एक सेल बनेगा, बहुत बड़ा होगा, 2 पोलर न्यूक्लियस होंगे, और हर न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा। इसे डिप्लॉइड मत बोल देना कि सर एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड ये है, एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड ये है, तो ये डिप्लॉइड हो गया सेल। नहीं, ऐसे जोड़ना नहीं है, एडिशन नहीं करना है। आपको ये बोलना है कि सर सेंट्रल सेल होता है, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपके हैप्लॉइड होते हैं। आ रही है बात समझ में, पक्का। चलो, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, एम्ब्रियो सैक, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। आ रही है बात समझ में, पक्का। आगे चलें, तो सेल्स की जरा काउंटिंग करना। सर 1 2 3 4 5 6, और बीच वाला इतना बड़ा था 7, कितने सेल हैं, 7। न्यूक्लियस कितने, सर 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है। याद रखना ये, क्यों, क्योंकि आपके बीच वाले सेंट्रल सेल में जो कि आपकी साइटोकाइनेसिस हुई है, वो 2 न्यूक्लियस को एक ही सेल में रखती है, वो 2 न्यूक्लियस को एक ही सेल में रखती है। ये बात आ रही है समझ में, पक्का। आगे चलें, मोस्ट कॉमन पॉलीगोनम टाइप मोनोस्पोरिक है, ठीक, ठीक है। आगे जाके क्या हुआ, सर इन 2 न्यूक्लियस का क्या हुआ, ये पूछना। सर सेंट्रल सेल होता है, सर सेंट्रल सेल है ये वाला बड़ा वाला सेल, इसके जो 2 पोलर न्यूक्लियाई पड़े, बोथ पोलर न्यूक्लियाई, बोथ पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज। ये दोनों जब फ्यूज कर देंगे, तब आप बोलोगे ये कैसा हो गया, डिप्लॉइड। अरे यार ये वाला न्यूक्लियस हैप्लॉइड था, ये वाला न्यूक्लियस हैप्लॉइड था, मैंने आपसे बोला जोड़कर डिप्लॉइड नहीं बताना है। ये पहले खुद जुड़ेंगे, ऐसे फ्यूज करेंगे, तब आप बोलोगे सर ये डिप्लॉइड बन गया, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, डेफिनेटिव सेकेंडरी न्यूक्लियस। देखो आ रही है बात समझ में, देखो एक बार इसे,
सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस तो इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, ये तो पता ही यार, मियोसिस क्यों कराते हैं, हैप्लॉइड गैमेट चाहिए होता है, सिग्निफिकेंस कि हर चीज में यही है सिग्निफिकेंस। नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन एम्ब्रियो सैक फ्रॉम वन मेगास्पोर बना सर एक मियोसिस हुई और 3 बार माइटोसिस हुई, एक बार दिखा दूं चाहो तो, अगर भूल गए हो देखो देखो यहाँ पर कितनी मियोसिस सर, एक मियोसिस सर, एक माइटोसिस सर, 2 माइटोसिस सर, 3 माइटोसिस, इसके बाद तो और कुछ नहीं हुआ, तो आंसर क्या गया सर, एक मियोसिस और 3 माइटोसिस। तो मतलब सर एक एम्ब्रियो सैक बनाने में एक मेगास्पोर मदर सेल से एक मियोसिस लग रही है, तो 101 एम्ब्रियो सैक में 101 मियोसिस लगेगी, सिंपल। ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये याद करने बेसिक कंसेप्ट वाली चीज है, क्वेश्चन आएगा सॉल्व भी कराऊंगा, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। वो बोल रहा है सर एक एम्ब्रियो सैक बनना है एक मेगास्पोर मदर सेल से, तो 101 से कितने बनेगा सर, 101। आ रही बात समझ में, ये क्वेश्चन कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। Pollen grains of many species cause severe allergies, एक सेकंड बेटा पढ़ दे, severe allergies and bronchial afflictions in some people often leading to chronic respiratory disorders, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एक्सेट्रा। It may be mentioned that Parthenium, देखो एनसीईआरटी का है तो, और कैरेट ग्रास that came into India, कैसे आया था, कंटेमिनेंट मिक्स हो गया था किसके साथ, इंपोर्टेड वीट, जब इंडिया वीट को इंपोर्ट करा गया था। बिकम यूबिक्यूटस, बताया था यूबिक्यूटस का मतलब फाउंड एवरीवेयर इन अकरेंस एंड कॉजेस पॉलन एलर्जी। आई बात समझ में, सब पढ़ा रखा है ये। Pollen grains are rich in nutrients, सही बात है। It has become a fashion in recent years to use pollen tablets, आपके फूड सप्लीमेंट्स की तरह। वेस्टर्न कंट्रीज में a large number of pollen products in the form of tablets, in the form of syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of, किसकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, एथलीट्स की और रेस हॉर्स। आ रही बात समझ में, ये भी हम पढ़ चुके हैं सर, आगे बताइए, ये ऐसे आता है टैबलेट्स और सिरप्स। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. मैंने आपको बताया था, if they have to bring about, क्या लाना था, fertilization। हाँ मुझे याद है, मुझे हल्का सा वहां पे गलत बोल दिया था, pollination, ठीक है, क्या होता है fertilization। How long do you think the pollen grains are retain viability? सबका अलग अलग होगा, wheat rice का आधा घंटे था, ठीक है। The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। देखो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी मैंने आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है, ये एनसीईआरटी की टर्म्स है सारे। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, pollen grains lose viability within 30 minutes, 30 मिनट, किस किस में, गेहूं में और चावल में, of their release, and in some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae they maintain the viability for months, महीनों तक। You may have heard of storing semen sperms of many animals including humans, ऐसे ही मतलब आप स्टोर कर सकते हो, कैसे देखो। It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen, कितना टेम्परेचर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 196 डिग्री सेल्सियस पे। Such stored pollens can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding programs. टॉपिक आता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन का टॉपिक चल रहा है, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, क्या आ गया, पिस्टिल, मेगास्पोर, एंथियम, ओवम। The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of a single pistil, सिंगल थी तो सर मोनोकार्पुलरी, एक से ज्यादा थी तो सर मल्टीकार्पुलरी। अब इसमें दो कंडीशंस आ गई थी मल्टी में, सिन और एपो। सिन में क्या था कि सर जुड़ गई थी, फ्यूज हो गया था। व्हेन देयर आर मोर देन वन, द पिस्टल्स मे बी फ्यूज टुगेदर, सिन कार्पस, और मे बी फ्री, एपोकार्पस। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, देख ले, ये आपकी कंडीशंस थी, ठीक है। ये दो के डायग्राम बनाया बेटा आपके ओव्यूल का, ये थोड़ा उल्टा है, मतलब एनसीईआरटी में उल्टा दे रखा है। आगे देखें,
एग्जाम में जब बना के आओ ना बेटा, यही स्लाइड वाला बना देना, टीचर को पढ़ने में भी आसानी होती है, आप लोगों को बनाने में भी आसानी होती है, ठीक है। The stigma serves as a landing platform for pollen grain, ये बात बता दी थी। The style is the elongated slender part beneath the stigma, वही पतली सी डंडी। नीचे का बेसल बल्ज पार्ट होगा, उसे आप क्या बोलते हो, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा सर, ओवराइन कैविटी होगा। हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओवराइन कैविटी को और क्या बोल सकते हो, लोक्यूल। क्या बोल सकते हो, लोक्यूल। The placenta is located inside the ovarian cavity. Recall the definition and types of placentation that you studied in class 11. ठीक है, नहीं पूछेगा बोर्ड्स में, नहीं पूछेगा प्रेजेंटेशन अलग अलग, ठीक है, परेशान नहीं होना। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। आपके ओव्यूल्स को ही आप मेगास्पोरेंजिया बोलते हो, जैसे वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया था। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1 wheat paddy mango to many papaya watermelon and orchids। ये बात मैंने आपको ऐसे याद करवाई थी कि जितने बीज हो उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सीड्स, अरे जितने सीड्स हो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितने ओव्यूल्स रहे होंगे। The megasporangium ovule, let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm, ठीक है। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. Means of a stalk called funicle. The body of the ovule fuses with a funicle in the region called hilum. देखो hilum point of attachment ही रहा, और funicle वो डंडी रही जो कि placenta और body of ovule को जोड़ रही है, ठीक है। Thus, hilum represents the junction between ovule and the funicle. Each ovule has one or two protective envelopes called integuments। वही कवरिंग्स जो आ गई थी ना उसकी, इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एक पार्ट पे, और उस पार्ट को क्या बोलोगे, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के अपोजिट क्या होगा सर, चलाजा, ठीक है। अब इंटेग्यूमेंट्स के अंदर एक मास ऑफ सेल्स होता है, उससे आप क्या कहते हैं, न्यूसेलस। और न्यूसेलस क्या था सर, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। Located in the nucleus is the embryo sac or female gametophyte। मैंने बताया था embryo sac को और क्या बोला जाता है, female gametophyte, not female gamete। Gametophyte is a structure that produces gametes, ठीक है, याद रखना है। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore। मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़े। The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region। बताया था माइक्रोपाइल से एक जाता है और बड़ा वाला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस में। It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus। The megaspore mother cell undergo meiotic division। What is the importance of megaspore undergoing meiosis? क्यों? क्योंकि उसे हैप्लॉइड बनाना है। Meiosis results in the production of 4 megaspores, ठीक है। एक सेल था, एक से 2 बना, 2 से 4 बने, ठीक है, इस तरीके से। अब वो बेसिकली आपका डीजनरेशन होगा, एक सेल रह जाएगा, ठीक। अब उसी को आप लोग जब पढ़ते हो तो सर 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, 8 में से सर 2 बीच में आ जाएंगे, तो उसके आपका ये एम्ब्रियो सैक जब बनेगा तो साइटोकाइनेसिस में बनेगा। Female gametophyte। In a majority of flowering plants, one of the megaspores is functional while the other 3 degenerate। Only the functional megaspore develops into the female gametophyte या फिर embryo sac। This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development। आपका क्या बोला इन्होंने, Only the functional megaspore develops into the female gametophyte। एक functionally आपका female gametophyte बनाएगा। This method of embryo sac formation from a single megaspore, एक single megaspore से embryo sac बनाए, इसी को आप क्या बोलोगे, monosporic development। बेटा इंपॉर्टेंट है। प्लॉइडी क्या होती है, सबकी बाय न्यूसेलस डिप्लॉइड होगा, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होगा, फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा। Let us study about the formation of the embryo sac in detail।
The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles. आपके दो न्यूक्लियस बनते हैं, अपोजिट पोल्स पे जाएंगे, फिर आपका दो न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है, फिर ऐसे 4 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 8 हो जाएगा। उसके बाद जब 8 हो जाएगा, nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation. After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. Observe the distribution. ठीक है, 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall. सही बात है, लेकिन the remaining 2 nuclei called polar nuclei, देखो एनसीईआरटी ने बोला है polar nuclei, ठीक है, situated below the egg apparatus in the large central cell. ठीक है, there is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end, और उसे आप क्या बोलते हो सर? एग apparatus. synergids और एग को मिला के क्या बनता है सर? synergids और एग को मिला के एग apparatus. ठीक है, the synergids have a special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus. बेटा ये पढ़ेंगे आराम से, अभी कल की स्लाइड्स में भी आएगा. Which play an important role in guiding the pollen tube. अब देखो आपका स्टिग्मा से जो कि pollen tube आ रहा होगा, उसे गाइड भी तो करना है कि हाँ भाई यहाँ पर आ, यहाँ पर आके फ्यूज कर. उसे गाइड कौन करता है? आपको synergid करवाएगा. 3 cells are at the chelachal end. chelachal end वाले 3 cells को हमने क्या बोला था? एंटीपोडल. तो आपके मैंने सेल्स बताए थे, कितने हो गए थे? 7 सेल थे, लेकिन सर न्यूक्लियस कितने थे? 8. ठीक है, तो यहां पर हमारा डे 3 का सारा कंप्लीट होता है. काफी रीडिंग करी, काफी सारा नया कंसेप्ट पढ़ा. आज का थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, कंसेप्चुअल भी काफी था मेगास्पोरोजेनेसिस. आप लोगों को घर पे जाना है, डायग्राम्स बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, थ्योरीज को याद करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है, थैंक यू.